वेलकम टू माय चैनल गुड रीड सेल्फ ग्रोथ। आज हम बात करेंगे बुक जिसका नाम है मेडिटेशंस, जिसके ऑथर हैं मार्कस ऑरेलियस। तो आज हमारे पास जो किताब है वो असल में एक किताब है ही नहीं। सही कहा। ये दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक, रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस की पर्सनल डायरी है। बिल्कुल। कोई पब्लिशर नहीं, कोई एडिटर नहीं, बस एक इंसान और उसके अपने कच्चे अनफिल्टर्ड विचार। और आज हमारी कोशिश यही है कि इस डायरी के पन्नों में झांककर ये समझें कि जब सब कुछ दांव पर लगा हो, युद्ध, एक महामारी, धोखा, तो एक इंसान खुद को टूटने से कैसे बचाता है। ये वाकई में एक अनोखी चीज है। ऐसा है जैसे हम टाइम ट्रैवल करके मार्कस ऑरेलियस के दिमाग के अंदर पहुंच गए हों। हाँ। और ये समझना भी जरूरी है कि वो कोई ऐशो आराम में पैदा हुए राजकुमार नहीं थे। उन्हें उनकी काबिलियत की वजह से गोद लेकर सम्राट बनाया गया था। तो अच्छा, बिल्कुल। एक तरफ जर्मनी की जनजातियों से लगातार युद्ध चल रहा था और जब सैनिक वहां से लौटे तो अपने साथ एंटोनिन प्लेग ले आए। एक बहुत भयानक महामारी। हाँ, एक ऐसी महामारी जिसने साम्राज्य की लगभग 40% आबादी, मतलब करीब 50 लाख लोगों को मार डाला। 50 लाख, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और इतना ही नहीं, उनके सबसे भरोसेमंद जनरल ने ही उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। मतलब ये किसी भी इंसान को तोड़ने के लिए काफी है। बिल्कुल। और यही इस डायरी को इतना शक्तिशाली बनाता है। यह हमें बताता है कि इन भयानक परिस्थितियों के बीच उन्होंने अपना मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखा। और इसका राज था स्टोइक दर्शन या स्टोइसिज्म। हाँ, और ये उनके लिए कोई किताबी ज्ञान नहीं था। ये रोजमर्रा की जिंदगी जीने का एक प्रैक्टिकल, कह सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम था। ऑपरेटिंग सिस्टम सही शब्द है। और इसकी नींव एक बहुत ही सरल सवाल पर टिकी है। क्या मेरे नियंत्रण में है और क्या नहीं? चलिए, इसी सवाल से शुरू करते हैं, क्योंकि सुनने में ये जितना सरल लगता है, असल जिंदगी में इसे लागू करना उतना ही मुश्किल है। तो मार्कस के हिसाब से हमारे नियंत्रण में असल में है क्या? सिर्फ 3 चीजें: हमारे विचार, हमारे निर्णय और हमारे कार्य। बस। बस। इसके अलावा सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ, हमारे नियंत्रण से बाहर है। मौसम कैसा रहेगा, ट्रैफिक मिलेगा या नहीं, हमारा बॉस आज अच्छे मूड में होगा या नहीं। हाँ, यहाँ तक कि हमारे अपने शरीर में कब कोई बीमारी आ जाए, ये सब हमारे काबू से बाहर है। और स्टोइसिज्म कहता है कि हमारी 99% चिंताएं और दुख उन चीजों से आते हैं जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। तो मतलब पहला और सबसे बड़ा सबक है आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। हम्म। मार्कस का मानना था कि असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग के अंदर होती है। बाहरी परिस्थितियां हमें परेशान नहीं करती, बल्कि उन परिस्थितियों के बारे में हमारी जो सोच है वो हमें परेशान करती हैं। उन्होंने लिखा भी है, तुम्हें बाहरी चीजों से शक्ति नहीं मिलती, तुम्हें अपने अंदर से मिलती है, इसे महसूस करो। वाह। ये कमाल की बात है कि 2000 साल पहले मार्कस असल में आज की सबसे बड़ी मुश्किलों का हल दे रहे थे। जैसे? जैसे सोशल मीडिया पर किसी के कमेंट्स से होने वाली बेचैनी हो या ऑफिस की पॉलिटिक्स से पैदा हुआ गुस्सा। उनका कहना था कि असली पावर रिएक्ट न करने में है। उस घटना और अपनी प्रतिक्रिया के बीच के गैप को पहचानने में। बिल्कुल। लेकिन ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, पर क्या ये सिर्फ भावनाओं को दबाना नहीं है? मतलब क्या हमें गुस्सा या दुख महसूस ही नहीं करना चाहिए? ये बहुत जरूरी सवाल है। और नहीं, स्टोइसिज्म भावनाओं को दबाने की बात नहीं करता, उन्हें समझने की बात करता है। अच्छा। भावनाएं आएंगी, वो तो स्वाभाविक हैं, लेकिन भावना को अपनी चेतना पर हावी नहीं होने देना है। और ये कोई पुराना ख्याल नहीं है। आज की जो सबसे कारगर थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी, हाँ, सीबीटी। उसकी नींव इसी स्टोइक विचार पर रखी है कि घटनाएं हमें परेशान नहीं करती, बल्कि उन घटनाओं के बारे में हमारे विचार हमें परेशान करते हैं। मार्कस के जीवन से इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है। एक युद्ध के दौरान उनकी सेना दुश्मन की विशाल संख्या को देखकर घबरा गई। हम्म। सैनिकों में भगदग मचने वाली थी, हार लगभग तय लग रही थी। हम्म। उस पल में एक कमांडर के तौर पर वो भी घबरा सकते थे, चिल्ला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे लगता है उन्होंने जरूर कुछ ऐसा कहा होगा जिससे सैनिकों का ध्यान दुश्मन की ताकत से हटकर अपनी हिम्मत पर आ गया हो। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उन्होंने सैनिकों को इकट्ठा किया और कहा, दुश्मन के आक्रमण से अधिक खतरनाक हमारी अपनी कमजोरियां हैं। वाह। डर और हताशा हमारे मन की उपज हैं। अगर हमारा मन शांत और स्थिर है तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। और इस एक विचार ने पूरी बाजी पलट दी होगी। हाँ, सैनिकों का डर गायब हो गया और उन्होंने वो युद्ध जीत लिया।
ये दिखाता है कि आत्मनियंत्रण सिर्फ व्यक्तिगत शांति के लिए नहीं, बल्कि लीडरशिप और सामूहिक सफलता के लिए भी कितना जरूरी है। अच्छा, तो ये तो हुई अपने मन को संभालने की बात, जो मुश्किल तो है पर शायद संभव है। पर उन चीजों का क्या जो हमारे हाथ में है ही नहीं, जैसे कि वो प्लेग की महामारी या किसी करीबी की मौत। कोई इंसान सिर्फ सोचकर इन त्रासदियों का सामना कैसे कर सकता है? यहीं पर स्टोइसिज्म का दूसरा और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण सिद्धांत सामने आता है। इसे स्टोइक्स एक बहुत शक्तिशाली नाम देते थे, जिसका भाव है स्वेच्छा से स्वीकार करना या विलिंग एक्सेप्टेंस। विलिंग एक्सेप्टेंस, हाँ। और ये कोई मजबूरी का स्वीकार नहीं है कि अब क्या कर सकते हैं, बल्कि ये समझने की आजादी है कि कुछ चीजें हमारे दायरे से बाहर हैं और उनमें उलझना, ऐसा क्यों हुआ या ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसी बातें सोचना, सिर्फ खुद को और ज्यादा दुख देना है। इसे समझने के लिए मकान मालिक वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। मान लीजिए आपका मकान मालिक आपको बताता है कि वो अगले साल किराया $100 बढ़ा सकता है। हम्म। आप मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। जब वो किराया बढ़ाता है तो आपको बुरा लगता है, पर झटका नहीं लगता। सही बात है। लेकिन अगर वही मकान मालिक बिना बताए अचानक किराया बढ़ा दे, तो आपको गुस्सा, धोखा और तनाव महसूस होता है। घटना एक ही है, किराया बढ़ना, लेकिन आपकी उम्मीदों ने आपकी प्रतिक्रिया को पूरी तरह बदल दिया। बिल्कुल। मार्कस कहते हैं, जो होता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि तुम उस पर प्रतिक्रिया कैसे देते हो। यही असली आजादी है। मतलब ये स्वीकार करना कि दुनिया वैसी नहीं चलेगी जैसा हम चाहते हैं। शांत रह सकते हैं। मार्कस का एक और विचार इसी से जुड़ा है जो मुझे बहुत पसंद है। हम्म। द ऑब्स्टिकल इज द वे। यानी जो चीज रास्ता रोक रही है वही नया रास्ता है। हाँ, उन्होंने प्रकृति का उदाहरण दिया कि हाँ। जब नदी के रास्ते में एक बड़ी चट्टान आती है, तो वो रुक नहीं जाती। वो अपना रास्ता बदलकर उस चट्टान के बगल से बहने लगती है। और अब वो चट्टान जो एक रुकावट थी, नदी के उस हिस्से की खूबसूरती बन जाती है। एग्जैक्टली। ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि एक समझदार इंसान हर मुश्किल को, हर हार को एक सीख में, एक अवसर में बदल देता है। हम्म। और मार्कस हमें इसका एक प्रैक्टिकल तरीका भी बताते हैं। वो कहते हैं कि जब भी तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ, तो दुनिया को कोसने के बजाय खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो। क्या? इस पल, अभी के अभी, ऐसा क्या है जो पूरी तरह मेरे नियंत्रण में है? और इसका जवाब हमेशा वही होगा, मेरा विचार, मेरा रवैया और मेरा अगला कदम। एग्जैक्टली। जब प्लेग फैला तो मार्कस उसे रोक नहीं सकते थे। वो लोगों को मरने से नहीं बचा सकते थे। ये उनके नियंत्रण से बाहर था। लेकिन उनके नियंत्रण में क्या था? एक सम्राट के तौर पर व्यवस्था बनाए रखना, लोगों का मनोबल बनाए रखना, डॉक्टर्स की मदद करना और अपने कर्तव्यों का पालन करना। उन्होंने अपना ध्यान सिर्फ उन्हीं चीजों पर लगाया जो वो कर सकते थे। यही मुश्किल को रास्ते में बदलना है। और ये कर्तव्य और जिम्मेदारी की भावना से बहुत गहराई से जुड़ा है, जो मार्कस के दर्शन का तीसरा स्तंभ है। बिल्कुल। उनके लिए जीवन का मतलब व्यक्तिगत सुख या आराम नहीं था। उनके लिए जीवन का मतलब था समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति और इंसानियत के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना। उनका एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, हर काम को इस तरह करो जैसे वो तुम्हारा आखिरी काम हो। अब पहली बार सुनने में ये थोड़ा भारी लग सकता है। ये नहीं है। इसका मतलब तीव्रता या परफेक्शन नहीं है। इसका मतलब है उपस्थिति और ईमानदारी। अच्छा, मतलब प्रेजेंट रहना। हाँ, मतलब जो भी काम कर रहे हो उसे पूरे ध्यान से करो, उसे टालो मत, उसे आधे अधूरे मन से मत करो। चाहे वो ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट हो या अपने बच्चे के साथ खेलना हो, उस पल में पूरी तरह मौजूद रहो। क्योंकि वही पल तुम्हारे हाथ में है। बिल्कुल। और उन्होंने खुद भी ऐसा ही जीवन जिया। जब प्लेग के कारण साम्राज्य का खजाना खाली हो गया था, तो उन्होंने युद्ध के लिए पैसा जुटाने के लिए अपने शाही महल का सारा कीमती सामान नीलाम कर दिया। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था। हाँ, वो चाहते तो लोगों पर भारी टैक्स लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को पहले रखा। उनकी एक और आदत थी जो आज भी हम सभी के लिए एक बड़ा सबक है। वो सुबह जल्दी उठकर अपनी डायरी लिखते थे। उन्होंने एक जगह लिखा है कि जब सुबह बिस्तर छोड़ने का मन न करे, जो कि अक्सर होता है। हाँ, जब गरम कंबल और आराम तुम्हें खींच रहा हो, तो खुद को याद दिलाओ, क्या मैं आराम करने के लिए पैदा हुआ हूँ? क्या मेरा जन्म छोटे छोटे सुख भोगने के लिए हुआ है, या फिर मैं उस काम को करने के लिए बना हूँ जिसके लिए प्रकृति ने मुझे बनाया है? वाह, ये खुद को अपने उद्देश्य की याद दिलाने का एक जबरदस्त तरीका है। ये हमें उनके दर्शन के सबसे गहरे और शायद सबसे असहज पहलू पर लाता है, मृत्यु की स्वीकृति। सही कहा। आज की दुनिया में हम मौत के बारे में बात करने से भी कतराते हैं,
लेकिन मार्कस के लिए ये जीवन का सबसे जरूरी सच था। और उनके लिए ये कोई निराशावादी या डरावना विचार नहीं था ना? बिल्कुल नहीं। इसके ठीक उल्टा, मृत्यु को याद रखना, जिसे मेमेंटो मोरी कहते हैं, जीवन को सही ढंग से जीने का सबसे शक्तिशाली टूल था। कैसे? जब हमें ये एहसास होता है कि हमारा समय सीमित है, तो हम छोटी छोटी फालतू की चीजों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हैं। ये बात तो सही है। अगर हमें पता हो कि हमारे पास सिर्फ 1 महीना है, तो क्या हम किसी से छोटी-मोटी बात पर झगड़ा करेंगे? या ट्रैफिक में किसी पर चिल्लाएंगे? शायद नहीं। हमारा ध्यान अपने आप उन लोगों और उन कामों पर चला जाएगा जो सच में मायने रखते हैं। तो मृत्यु का विचार हमें प्राथमिकताएं तय करने में मदद करता है। हाँ, ये हमें ईर्ष्या, लालच और घमंड से ऊपर उठाता है। मार्कस अपनी डायरी में खुद को बार-बार याद दिलाते थे, तुम भी मर जाओगे और तुम्हें याद करने वाले लोग भी मर जाएंगे। तो फिर क्यों दूसरों की राय की इतनी चिंता करना? ये हमें साहस देता है। बिल्कुल। ये हमें साहस देता है कि हम वो जीवन जिएं जो हम जीना चाहते हैं, ना कि वो जो दूसरे हमसे उम्मीद करते हैं। उन्होंने अपने सैनिकों को भी यही सिखाया था। जब सैनिक युद्ध में मरने से डरते थे, तो उन्होंने उन्हें समझाया कि मृत्यु तो एक दिन आनी ही है, ये अटल है। हम्म। तो इससे डरकर अपने कर्तव्य से भागना कायरता है। सम्मान के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना ही एक सैनिक का धर्म है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। इस सोच ने सैनिकों को निडर बना दिया। आज के दौर में ये समझना और भी जरूरी है। हम अक्सर छोटे-मोटे जोखिम लेने से भी डरते हैं। नई नौकरी शुरू करने से, किसी से अपने दिल की बात कहने से। कोई नया हुनर सीखने से। हाँ, हम क्या होगा अगर मैं फेल हो गई कि डर में जीते हैं। लेकिन जब हम जीवन की नश्वरता को स्वीकार कर लेते हैं, तो ये छोटे-मोटे डर अपने आप गायब हो जाते हैं। हमें ये एहसास होता है कि सबसे बड़ा जोखिम तो कुछ ना करना है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो मार्कस ऑरेलियस के ये विचार 2000 साल बाद भी उतने ही प्रासंगिक हैं। बिल्कुल। पहला, आत्मनियंत्रण की शक्ति। ये समझना कि हमारी असली ताकत हमारी प्रतिक्रिया को चुनने में है। दूसरा, बाहरी घटनाओं को स्वेच्छा से स्वीकार करना और हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखना। तीसरा, अपने हर काम को पूरी निष्ठा और कर्तव्य की भावना से करना। और आखिर में, अपनी नश्वरता को याद रखकर जीवन को पूरी सार्थकता के साथ जीना। ये कोई पुराने विचार नहीं है, बल्कि आज के तनावपूर्ण जीवन के लिए प्रैक्टिकल उपकरण है। और मैं इसमें एक अंतिम लेकिन सबसे जरूरी विचार जोड़ना चाहूंगी। बताइए। सवाल ये उठता है कि मार्कस इन सब सिद्धांतों का अभ्यास कैसे करते थे? क्या वो जन्म से ही इतने ज्ञानी थे? नहीं, इसका जवाब है आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। मतलब उनकी ये डायरी, मेडिटेशंस इसी का सबूत है। बिल्कुल। वो हर रात या हर सुबह अपने दिन का, अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का लेखा जोखा करते थे। वो खुद का ही विश्लेषण करते थे। हाँ, लेकिन बिना किसी जजमेंट के। वो खुद से पूछते थे, आज मैंने गुस्से में क्या किया? आज मैंने डर के कारण कौन सा काम नहीं किया? क्या मैं अपने सिद्धांतों पर खरा उतरा? यह अभ्यास हमें अपनी कमियों को पहचानने, अपनी गलतियों से सीखने और हर दिन खुद का एक बेहतर संस्करण बनने का अवसर देता है। शायद इन सभी महान सिद्धांतों को जीवन में उतारने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम यही है। क्या? बिना खुद को सही या गलत ठहराए, बस हर दिन कुछ पल निकालकर अपनी सोच और अपने मन के पैटर्न को ईमानदारी से समझना।